रहस्यमयी जंगल और चांदी की झील। बहुत समय पहले पहाड़ों के उस पार एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। इस गांव में एक नन्हा बालक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को कहानियां सुनना बहुत पसंद था और उसकी दादी हर रात उसे अद्भुत कहानियां सुनाती थी। लेकिन आज की रात कुछ खास थी। आज दादी ने उसे रहस्यमयी जंगल और चांदी की झील की कहानी सुनाने का वादा किया था। जैसे ही चांदनी खिड़की से अंदर आई, दादी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक रहस्यमयी झील थी जिसकी पानी चांदी की तरह चमकता था। कहते हैं जो भी उस झील का पानी पी लेता उसे दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती। लेकिन वह झील आसानी से नहीं मिलती थी क्योंकि रास्ते में अनेक रहस्यमयी परीक्षाएं थीं। अर्जुन ने आंखें बड़ी कर लीं, लेकिन उसकी पलकें धीरे धीरे भारी होने लगीं। यात्रा की शुरुआत कई वर्षों पहले एक बहादुर युवक अनिरुद्ध ने उस झील को खोजने का निश्चय किया। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना था, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन अनिरुद्ध डरने वालों में से नहीं था। चलते चलते उसे एक विशालकाय बरगद का पेड़ मिला जिसकी शाखाएं अंधेरे में किसी छायादार राक्षस की तरह लग रही थीं। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, यदि झील तक पहुंचना है तो मुझे हल करना होगा। पेड़ के तने पर एक पहेली लिखी थी, जो जितना भरा उतना हल्का, जो जितना खाली उतना भारी। बताओ मैं कौन हूँ? अर्जुन धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहा था, लेकिन फिर भी वह बुदबुदाया, सांस, यह सांस हो सकती है। दादी मुस्कुराई और बोली, सही कहा। अनिरुद्ध ने भी यही उत्तर दिया और रास्ता खुल गया। रहस्यमयी मार्ग और परीक्षाएं। झील के और करीब पहुंचते ही अनिरुद्ध ने एक चमत्कारी पुल देखा। पुल बहुत संकरा था और उसे पार करने के लिए संतुलन बनाए रखना जरूरी था। लेकिन जब उसने पहला कदम रखा तो आकाश में चांदनी तेज हो गई और अचानक पुल झिलमिलाने लगा, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। जैसे जैसे अनिरुद्ध आगे बढ़ता गया, वातावरण अधिक शांत और रहस्यमय होता गया। हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी और झील की ओर बहने वाली एक नदी की कलकल ध्वनि सुनाई देने लगी। हवा में एक मीठी सुगंध थी, मानो वहां कोई अदृश्य शक्ति उसका स्वागत कर रही हो। रास्ते में एक पत्थर की मूर्ति दिखी जिसके हाथ में एक शंख था। मूर्ति के पास एक लेख लिखा था, सच्चे हृदय से जो शंख फूंकेगा वही आगे जा सकेगा। अनिरुद्ध ने धीरे से शंख उठाया और अपनी पूरी शक्ति से उसे फूंका। शंख की ध्वनि पूरे जंगल में गूंज उठी और अचानक मूर्ति के चारों ओर की लताएं हटने लगीं, जिससे एक नया मार्ग प्रकट हुआ। वह मार्ग झील की ओर जाता था। अब अनिरुद्ध झील के बहुत करीब था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पहाड़ी पर गई, जहां एक विशाल द्वार था।
उस द्वार के आगे एक वट वृक्ष खड़ा था जो बोलने में सक्षम था। उसने कहा, यदि झील की शक्ति चाहिए तो अपने भीतर की सबसे गहरी सच्चाई स्वीकार करो। अनिरुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा, मैं यहाँ शक्ति पाने आया हूँ, पर क्यों? क्या सिर्फ अपने लिए? नहीं, मैं अपने गांव की भलाई के लिए यहाँ आया हूँ ताकि सबकी रक्षा कर सकूं। यह सोचते ही द्वार अपने आप खुल गया। झील तक पहुंचना और अंतिम परीक्षा। अनिरुद्ध जैसे ही झील के किनारे पहुंचा, उसने देखा कि झील के चारों ओर रहस्यमयी चमक थी। पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं और उसके ठीक बीच में एक पत्थर की वेदी थी। वहां तक पहुंचने के लिए उसे पानी में उतरना पड़ा। जैसे ही उसने पहला कदम झील में रखा, पानी ने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। झील के भीतर से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। its song floating like mist through the branches. She felt the warmth of the earth beneath her fingertips and sighed, the weight in her chest lifting. Yet even as peace returned to the forest, a lingering question remained in her heart. If the Dreamkeeper had been carrying the world's dreams for centuries, what would happen now that it had finally fallen into slumber? Who would cradle the dreams of the sleeping world? As she pondered this, a soft rustling came from the canopy above. She looked up just in time to see a flock of tiny silver-winged creatures flitting through the branches, their movements delicate as moonlight on water. They were the dream moths, creatures of myth, said to carry dreams from the tree into the hearts of those who slumbered. Liora watched in wonder as they moved, their wings shimmering like spun stardust. But something was wrong. They fluttered erratically, confused, disoriented. Without the Dreamkeeper's song to guide them, they had lost their way. A deep ache settled in her heart. She couldn't let the world drift into dreamlessness. She closed her eyes, listening once more, not just to the grove, but to something deeper, something beyond. And then she heard it. It wasn't the song of the Dreamkeeper, nor the melody of the wind. It was the quiet pulse of the world itself, a rhythm as old as the stars, a lullaby that had existed long before words, before time, before dreams had ever been given shape. Liora took a deep breath, feeling the melody within her bones, and then she began to hum. At first, the sound was barely audible, like the whisper of a breeze between the trees. But slowly, steadily, her voice grew, weaving through the air like the golden strands of a tapestry. She sang of the river's journey, of the way the stars kissed the lake at midnight. She sang of the warmth of a mother's embrace, of the way the earth sighed with the first breath of morning. She sang of soft pillows, of cozy blankets, of fireflies dancing in the moonlight. She sang of sleep, and as she did, the dream moths stilled, their frantic movements slowed. One by one, they turned toward her, their silver wings quivering, their tiny eyes gleaming like dew-kissed pearls. Then, with a sound like the gentle rustling of leaves, they lifted into the sky, their wings carrying her song with them. They soared high above the grove, their tiny forms dissolving into a mist of golden light, drifting toward the village and beyond, carrying dreams once more. Liora exhaled softly, watching them disappear into the horizon. But her journey was not yet over. The Dreamkeeper had given so much of itself for centuries. It deserved a rest, but the world would always need dreams,
would always need the gentle hush of sleep to cradle its weary souls. And so, Leora made her decision. She turned back toward the tree and knelt beside it, pressing her palm against its rough bark. "I will sing for you," she whispered. "I will carry the dreams, just as you have done for so long." The tree trembled slightly, as if acknowledging her words, and a deep warmth bloomed within her chest, a quiet magic settling into her bones. She understood now. She had become the new dreamkeeper.